हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की या फिर वैदिक सभ्यता की। तो हमने देखा था लास्ट वीडियोज़ में, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको देखा था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इतिहास का जो क्रम है वह थोड़ा उल्टा है। और जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद में क्या है, कुछ गैप आ जाता है 1800-1900 बीसी तक। उसके बाद जब 1500 बीसी में एक नई सभ्यता का उदय होता है, जब नई सभ्यता जो है विकसित होती है, तो वह क्या थी, ये वैदिक सभ्यता के रूप में जानी गई। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले नगरीय सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में आती है, फिर एक नई जो सभ्यता थी जो विकसित हुई वह वैदिक सभ्यता और वह ग्रामीण सभ्यता के रूप में विकसित होती है। तो जो वैदिक सभ्यता थी वह एक ग्रामीण थी, जो कबीलाई जीवन था उनका, पशुचारण उनका मुख्य धंधा था। तो हम पूरी वैदिक सभ्यता पर पूरी तरह से बात करेंगे इन पॉइंटों के माध्यम से, और इसको समझेंगे और इतिहास को इस प्रकार से समझेंगे कि जिसको लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता जो अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जो सबसे बाद मतलब जस्ट बाद में जो विकसित हुई, वह वैदिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और जो वैदिक सभ्यता थी, इसको नाम वैदिक सभ्यता इसलिए दिया गया क्योंकि इसके बारे में जो हमें पता चलता है तो वह क्या है, वेदों से पता चलता है। तो वेद जो ग्रंथ हैं उनसे हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो वैदिक सभ्यता, अगर हम वैदिक सभ्यता में देखें तो मूलतः यह क्या थे, जो आर्य जो थे, आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता में आती है। अगर वैदिक सभ्यता का काल देखें तो वैदिक सभ्यता को हम अपनी पढ़ाई के हिसाब से दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें एक होता है वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल। तो एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो होगा उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और उसको उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और उत्तर वैदिक काल की जो हम बात करेंगे, तो जब वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल जो था वह खत्म हो जाता है या फिर जो अपने उत्तरार्ध की तरफ चला जाता है, तब उत्तर वैदिक काल का क्या है, विकास होता है। और उत्तर वैदिक काल के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह ऋग्वेद को छोड़कर, जैसे अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, जो 3 वेद हैं और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे हमें उसके बारे में पता चलता है। तो इतिहास को थोड़ा समझना थोड़ा कठिन हो जाता है अगर स्टार्टिंग के चैप्टरों को देखें, क्योंकि इनके बारे में स्टार्टिंग में भी लिखित जानकारी नहीं थी। और जब बाद में, अब जैसे जब हम वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो ऋग्वेद और ये जो वेद आते हैं इनसे हमें पता चलता है, और इनमें जिन चीज़ों का वर्णन है उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहता होगा या फिर ऐसा रहा होगा। तो जो वैदिक काल है जिसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, जिसका जो मुख्य जानकारी का जो स्रोत जो है वह क्या है, ऋग्वेद है। और जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो जानकारी का स्रोत है वह बाकी के 3 वेद जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आते हैं, और साथ में ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है। तो हम जो पता लगाते हैं, जैसे जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक था। तो ऋग्वैदिक काल जो था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था, और जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। तो यह डेट जो है कैसे निर्धारित की गई, क्योंकि जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे, हमें ऋग्वेद से, जो ऋग्वेद ग्रंथ है उससे हमें पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लेकिन बाद में चलकर जब क्या है, यूपी के एटा में एक जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा। तो यूपी के जो अतरंजी खेड़ा है उसमें एक जगह पर, यूपी का जो एटा है, एटा में एक जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा, जहाँ से क्या है, लोहे के साक्ष्य सबसे पहले प्राप्त होते हैं। तो जब लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो जब उस लोहे को कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखा गया तो उसका जो समय था वह लगभग 1000 बीसी का था। तो यह माना जाता है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वह लोहे से परिचित नहीं थे। तो लेकिन बाद में जब यूपी के एटा में लोहे का जो साक्ष्य है वह प्राप्त होता है, तो ऐसा माना जाता है कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक क्या रहा होगा, ऋग्वैदिक काल रहा होगा। और 1000 बीसी में, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, तो जो आर्य थे, जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य थे वह क्या है, लोहे से परिचित हो गए थे। तो चूंकि लोहा 1000 बीसी में प्राप्त हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि 1000 बीसी से कौन सा काल शुरू हो गया होगा, उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया होगा। और इसको 600 बीसी तक इसलिए डिसाइड किया जाता है क्योंकि जो 600 बीसी में क्या है,
हम देखते हैं कि जो वैदिक काल है वह कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जब 600 बीसी में क्या होता है, जब 16 महाजनपदों का जब हम उदय देखेंगे नेक्स्ट में, तो जो 16 महाजनपद का उदय था वह क्या था, एक नगरीय व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य थे या फिर वैदिक आर्य जो थे वह ग्रामीण थे, लेकिन 600 बीसी में क्या हो जाता है, नगरों के महाजनपदों का उदय होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 600 बीसी तक क्या रहा होगा, उत्तर वैदिक काल रहा होगा। तो ऋग्वैदिक काल 1000 से 1500 बीसी तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। तो हमने देखा काल निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम बात करें आर्यों के बारे में, तो जो आर्य जो हैं उनका जो निवास स्थान है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय मानी जाती है। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे या फिर जो वैदिक आर्य थे, उनके आगमन के जो हम देखेंगे इस टेबल के माध्यम से कि किस विद्वान के क्या मत थे, और हम इसमें जो सर्वाधिक सटीक मत है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम एक तरफ जो टेबल में विद्वान दे रखे हैं और दूसरी तरफ है आर्यों का निवास स्थान, तो सबसे पहले बात की जाए तो जेडी रोड। तो जेडी रोड जो है यह कौन थे, एक जेडी रोड ने क्या है, एक जेंदा अवस्था, जेडी रोड ने जेंदा अवस्था। तो जेंदा अवेस्ता जो है एक ये ईरानी ग्रंथ है, जेंदा अवेस्ता जो है एक ईरानी ग्रंथ है, उसमें वर्णन है, जेडी रोड ने कहा है कि जो आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे, ऐसा मत किसका है, जेडी रोड का। और यह कहाँ लिखा हुआ है, जेंदा अवस्था में। तो ऐसा माना जाता है कि जेंदा अवस्था है एक ईरानी ग्रंथ है। तो वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया जो था, मध्य एशिया से आर्य जो है आए थे। तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, लेकिन जब भारत के एशिया में प्रवेश करते हैं तो यह क्या है, इनकी जो एक धारा थी वह चली जाती है ईरान की तरफ, अफगानिस्तान से होते हुए ईरान की तरफ चली जाती है, और एक धारा जो थी वह भारत में प्रवेश कर जाती है और सप्त सैंधव प्रदेश की तरफ आ जाती है। तो जिस प्रकार से जो आर्यों की एक जो धारा थी वह किधर चली जाती है, ईरान की तरफ चली जाती है, और एक भारत में आ जाती है। तो भारत में आती है तो भारत में ऋग्वेद का क्या करते हैं ये लोग, ऋग्वेद जो ग्रंथ है वह होता है और वहीं पर क्या रचना होती है। लेकिन ईरान में जो एक धारा जो गई थी, तो ईरान में इसका जेंदा अवेस्ता जो थी इस ग्रंथ का विकास होता है या फिर इस ग्रंथ को रचा जाता है। तो जिस प्रकार से जेंदा अवस्था जो है ईरानी ग्रंथ है, उसी प्रकार से ऋग्वेद भारतीय ग्रंथ है। तो ऐसा माना जाता है जेडी रोड के द्वारा कि यह क्या थे, मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट जर्मन विद्वान, तो जर्मन विद्वान जो मैक्स मूलर एक जर्मन विद्वान थे, तो मैक्स मूलर ने भी यह बताया है कि जो आर्यों का निवास स्थान था या फिर जो आर्य आए थे, आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे। तो सर्वाधिक अगर मत की बात की जाए तो वास्तव में यह माना जाता है कि जो आर्य थे वो बैक्टीरिया से आए थे, अर्थात मध्य एशिया से आए थे। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में जो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश, तो यहाँ से जो पुस्तक है इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है और इसमें आर्यों का निवास स्थान कौन सा बताया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताया है कि जो आर्य थे वह तिब्बत के निवासी थे। तो दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि जो आर्य आए थे वह कहाँ के थे, मूलतः वह तिब्बत के निवासी थे। बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, तो बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, उसमें बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तो उत्तरी ध्रुव के निवासी अर्थात नॉर्थ पोल से जो है आर्य आए थे। तो इस मत को इसलिए खारिज किया जा सकता है क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वह काफ़ी ठंडा होता है, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर ठंड काफ़ी होती है, लेकिन भारत क्या है वह गर्म प्रदेश है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इतने ठंडे प्रदेश से आने के बाद जो आर्य इतनी गर्म वाले स्थान पर उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा कठिन हो जाता। तो इस मत को थोड़ा नकारा जा सकता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में आर्यों को कहाँ का निवासी बताया है, उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया है। अगर बात की जाए पंडित गंगाधर झा की, तो पंडित गंगाधर झा ने जो आर्य थे उनका जो निवास स्थान है या फिर जो आए थे उनको बताया है कि यह क्या थे, ब्रह्मर्षि देश से आए थे। अगर हम ब्रह्मर्षि देश की बात करें तो ये गंगा और यमुना, इस तरफ जो पश्चिम की तरफ यमुना और पूर्व की तरफ कौन, गंगा,
तो गंगा और यमुना के बीच का जो इलाका था वह क्या है, दोआब क्षेत्र है, उसी को क्या है, गंगा यमुना के दोआब को क्या बताया गया है, ब्रह्मर्षि देश बताया गया है। तो पंडित गंगाधर झा, जो पंडित गंगारथ झा के हिसाब से ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे कौन, आर्य। अगर बात की जाए संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र की, तो संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र जो थे, इन्होंने जो आर्यों को बताया है कि यह क्या थे, सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। अगर बात की जाए एल डी कल्ला, तो डॉक्टर एक जो एल डी कल्ला यह भी एक विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का निवास स्थान बताया है कि यह क्या थे, कश्मीर। जो एल डी कल्ला उन्होंने बताया था या तो कश्मीर या फिर हिमालय के निवासी कौन थे, आर्य थे। तो आर्यों का बताया मूल स्थान जो था या तो हिमालय था या फिर कश्मीर था। तो हमने देखा जेडी रोड ने बताया मध्य एशिया बैक्टीरिया से, और मैक्स मूलर ने भी मध्य एशिया बैक्टीरिया से बताया है। तो सर्वाधिक जो मत माना जाता है वह ऐसा माना जाता है कि जो आर्यवर्त थे वह कहाँ से आए थे, मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे, जिसकी एक धारा जो है ईरान की तरफ चली जाती है और एक धारा भारत में आ जाती है। तो जो ईरान की तरफ जाती है तो वहाँ पर जेंदा अवस्था का जो है रची जाती है, और भारत में ग्रंथ जो हैं ग्रंथ अपना ऋग्वेद और ये सामवेद, इनका क्या होता है, प्रजनन होता है। अब बात करेंगे हम ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो हम देखेंगे ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, अर्थात यह लोग जो है कहाँ भारत में जब प्रवेश कर दिए तो ये कहाँ रहते थे और किस प्रकार से इनका जो है विस्तार, कहाँ तक इनका विस्तार था। तो इन सब के लिए अगर हम बात करें तो भौगोलिक विस्तार के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वह ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो जब हम बात करेंगे आर्यों के, अगर आर्यों की या ऋग्वेदिक आर्यों के भौगोलिक स्थान की, तो इनका जो भौगोलिक स्थान है उसकी स्रोत क्या है, सोर्स है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में कई नदियों का जिक्र है, तो उन नदियों के जिक्र के हिसाब से हम इनके भौगोलिक स्थान पर बात करेंगे। तो इसमें क्या है, इनको सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी बताया है। तो सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी बताया है, तो जिसमें हम देखेंगे कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल जो है, तो पूरे वैदिक काल में अर्थात कहा जाए तो चारों वेदों में, तो पूरे वैदिक काल में 31 नदियों का जिक्र हुआ है। तो जो वैदिक साहित्य है उस पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का जिक्र हुआ है। लेकिन अगर ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र हुआ है। तो टोटल वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य जो है उसमें 31 नदियों का जिक्र हुआ है, जिनमें से केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र हुआ है। अगर बात की जाए सर्वाधिक उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है, सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख हुआ है वह सिंधु नदी का हुआ है। तो अर्थात यहाँ जो हम देखेंगे कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का जिक्र हुआ है। तो सिंधु नदी का जिक्र से यह पता लगा सकते हैं कि जो ऋग्वेदिक आर्य थे वह सिंधु नदी के आसपास रहे होंगे। बात की जाए यमुना की, तो यमुना का जो जिक्र है वह 3 बार हुआ है और गंगा नदी का जिक्र 1 बार हुआ है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है, और जो यमुना है उसका 3 बार जिक्र हुआ है, और जो गंगा नदी है उसका जिक्र जो है 1 बार हुआ है। तो इससे यह पता लगाया जा सकता है कि जो आर्य थे वह सिंधु नदी के आसपास रहे होंगे, और वह क्या थे, यमुना नदी तक तो उनकी पहुँच थी, लेकिन जो गंगा जो है पश्चिमी तट पर पड़ जाता है तो गंगा तक वह अपनी पहुँच नहीं बना पाए थे, और गंगा को पार करके वह इस तरफ नहीं आए थे। तो यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि आर्य जो थे ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे, अर्थात यह यमुना थी तो यमुना तक तो वो पहुंच गए थे, लेकिन गंगा का जिक्र क्योंकि 1 बार ही हुआ है तो गंगा नदी को पार करके वो इस तरफ नहीं आ पाए थे। तो यह क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का जिक्र हुआ है, और जिनमें से 7 नदियाँ हैं सिंधु नदी, बितस्ता जिसको आज की डेट में झेलम के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु नदी का जिक्र हुआ है, बितस्ता झेलम का जिक्र हुआ है, अस्किनी जिसको चिनाब के नाम से जाना जाता है, पौरोसनी रवि जो रावी नदी है, और रावी नदी के तट पर क्या है, एक 10 राग युद्ध भी होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पौरोसनी नदी, साथ में बिपाशा, बिपाशा को व्यास के नाम से जाना जाता है, सतुद्री को सतलुज के नाम से जाना जाता है, और एक सरस्वती। तो जो सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ थीं, जिसमें सिंधु, बितस्ता अर्थात झेलम, अस्किनी अर्थात चिनाब, पौरोसनी रावी नदी या फिर बिपाशा जो है व्यास, और सतुद्री सतलुज, और सरस्वती नदी। तो सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का जिक्र हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि यह क्या थे, जब भारत में आए तो यह क्या सप्त सैंधव प्रदेश में इन्होंने निवास किया। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो अफगानिस्तान की 4 नदियां, जिनमें कौन है, कुभा, कुरमू,
गोमती और सुवास्तु। तो जो कुबा है, तो कुबा को काबुल के नाम से जाना जाता है आज की डेट में। तो जो कुबा नदी है, अफगानिस्तान की 4 नदियों में कुबा, जिसको आज काबुल के नाम से जाना जाता है, कुरमू अर्थात कुर्रम नदी, गोमती अर्थात गोमल, और स्वास्तु मतलब स्वात नदी। तो स्वात नदी है। तो इस प्रकार से अफगानिस्तान की भी 4 नदियों का जिक्र मिलता है। तो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के पश्चिमी तट तक, क्योंकि गंगा को पार करके यह लोग नहीं आए थे, अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश में यह निवास करते थे। अगर बात करें तो कश्मीर की एक नदी जो है मरुदवृद्धा, तो कश्मीर की भी एक नदी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है मरुदवृद्धा। और बात की जाए हिमालय की एक चोटी जो है मूजवंत चोटी का भी जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। तो मूजवंत चोटी जो है, वह मूजवंत चोटी जो थी हिमालय की, इससे जो आर्य थे वह सोम प्राप्त करते थे। तो सोम क्या था? मूजवंत चोटी जो था उससे यह प्राप्त करते थे। तो हमने देखा कश्मीर की एक नदी मरुदवृद्धा का भी जिक्र हुआ है, और हिमालय की एक चोटी जो है मूजवंत चोटी, इसका जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से बात की जाए तो हमने देखा जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है ऋग्वैदिक काल में। तो सिंधु नदी क्या थी? इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है। लेकिन अगर पूजनीय दृष्टि से देखा जाए तो जो सरस्वती नदी थी वह इनकी पूजनीय नदी थी। तो क्योंकि जो सरस्वती नदी है उसको ऋग्वेद में क्या कहा है? नदीतमा कहा है, अर्थात नदियों की माँ। तो नदीतमा के नाम से सरस्वती को जाना जाता है, अर्थात नदियों की माँ। तो धार्मिक दृष्टि से सबसे पूजनीय जो नदी थी आर्यों की वह कौन थी? सरस्वती नदी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी थी वह सिंधु नदी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जिक्र सिंधु नदी का हुआ है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल का राजनैतिक व भौतिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक और भौतिक जीवन समझने के लिए हम फिर से वही देखेंगे कि जिस प्रकार से ऋग्वेद में या फिर बाद के जो वेद हैं उनमें जिस प्रकार से इनका वर्णन हुआ है, उनके अकॉर्डिंग हम इनके जीवन के ऊपर अंदाज लगाएंगे कि इनका राजनीतिक जीवन और भौतिक जीवन किस प्रकार का रहा होगा। तो जो आर्य जो थे, आर्यों का जीवन कबीलाई जीवन था, और यह क्या थे? कबीलों में रहते थे। तो आर्यों का जीवन कबीलाई था या टुकड़ियों में रहते थे, और हमेशा क्या थे? इनका जो मेन धंधा था वह पशुचारण था या पशुपालन था। तो यह क्या करते थे? पशुओं को चराते थे, और पशुओं को चराने के लिए एक जगह जैसे चारागाह खत्म हो गया तो यह दूसरी जगह मूव कर जाते थे। तो यह क्या था? चारागाह की उसमें खोज में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। और यह क्या थे? इसी वजह से यह पूरी तरह से क्या है? एक जगह पे नहीं रहते थे और अपना पूरा जो ठिकाना है वह नहीं बनाते थे, और यह एक टेम्परेरी बेस पर कबीलाई जीवन पर जीते थे। तो जो आर्यों का जीवन था वह कबीलाई जीवन पर आधारित था, और पशुचारण इनका मुख्य धंधा था। तो पशु चराते चराते यह चारागाह की जो खोज थी उसमें आगे बढ़ जाते थे, और वहाँ पर इनका क्या है? किसी न किसी से चारागाह के लिए युद्ध भी होते रहते थे। तो इनके 2 लक्षण जो हैं आर्यों के बारे में हमें पता चलते हैं कि एक तो इनका जो मेन धंधा था वह पशुपालन का था, और दूसरा इनका धंधा था युद्ध करना। तो यह युद्धरत भी होते थे। तो इनका जीवन कबीलाई जीवन था, और जीवन का जो था ग्रामीण नियोजन इनका था। तो यह ग्रामीण व्यवस्था थी, और साथ में पशुचारण जो था इनका मुख्य धंधा होता था। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें से 1028 सूक्ति और 10,462 श्लोक हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 श्लोकों का वर्णन है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में जो गाय शब्द है वह 176 बार आया है। तो गाय जो शब्द है वह सर्वाधिक बार आया है 176 बार। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो इनका पशु था, मेन इंपॉर्टेंट पशु जो था, गाय आर्यों का मेन पशु था, जिसमें क्या था? जिसका जिक्र 176 बार ऋग्वेद में आया है। साथ में गाय जो था आर्यों का युद्ध का कारण भी माना गया है। तो गाय को युद्ध का कारण माना गया है, और गाय को ही क्या माना गया है? दक्षिणा की वस्तु माना गया है, क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें गाय को रई कहा गया है। रई अर्थात संपत्ति की इकाई। तो संपत्ति की इकाई थी, और सबसे मेन पशु कौन था? इनका गाय था, और इसको ही युद्ध का कारण बताया गया है। युद्ध के पर्याय के लिए जो है गविष्टि शब्द का प्रयोग जो है गाय के लिए किया गया है। गविष्टि शब्द का प्रयोग जो ऋग्वेद में युद्ध के पर्याय के लिए किया गया है। और साथ में जो गाय है उसको अघन्या भी कहा गया है, अर्थात अघन्या मतलब न मारने योग्य, अर्थात वध करने योग्य जो नहीं है वह है अघन्या। तो गाय को एक पूजनीय पशु के रूप में इन्होंने माना था, और इसको अघन्या जो है ऋग्वेद में कहा गया है। साथ में 176 बार जो है गाय का प्रयोग हुआ है। जो पणी जो होते थे, पणी शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में गाय चोर के लिए हुआ है। तो गायों को जो चुराने वाले होते थे वह पणी होते थे, और इसी वजह से इनका युद्ध भी होता होगा। आर्यों का युद्ध होता होगा, जो गायों को चुराने आते होंगे तो उनसे क्या यह युद्धरत भी होते थे।
जो घोड़ा जो है वह दूसरा महत्वपूर्ण पशु जो है गाय के बाद आर्यों का माना जाता है। तो घोड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट पशु है। और सबसे इंपॉर्टेंट पशु की बात करें तो जो गाय थी वह सबसे इंपॉर्टेंट पशु थी। नदियों में बात करें तो सिंधु इनकी महत्वपूर्ण नदी थी, और लेकिन पूजनीय दृष्टि से देखा जाए तो सरस्वती इनकी पूजनीय नदी थी, जिसको नदीतमा के नाम से कहा गया है। ऋग्वेद में बाघ और हाथी का जिक्र नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में बाघ और हाथी का जिक्र नहीं मिलता है। बात की जाए जन की, तो ये जो आर्य जो थे वह जन या कबीलों में विभक्त होते थे। और जब जन या कबीलों में विभक्त होते थे, और हमने देखा था कि यह क्या थे, अपने चारागाह की खोज में भटकते थे, तो यह युद्धरथ भी होते थे। तो जब युद्धरथ होते थे तो इनको युद्ध के लिए अपना नेता चुनना पड़ता होगा। तो अर्थात ये राजा का भी चुनाव करते थे, जिसको क्या कहा जाता था, जनस्य गोपा कहा गया है। गोप या जनस्य गोपा। जन जो थे कबीले, हमने देखा जिस प्रकार से कबीले क्या है, छोटे छोटे आर्य जो थे कबीलों में या जनों में विभक्त होते थे और बटे हुए होते थे। तो जन के लिए क्या था, एक जनस्य गोपा होता था, अर्थात राजा, या फिर उसको गोप के नाम से भी यह जानते थे। तो 5 जो है कबीले, उनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसको पंचजन के नाम से जाना जाता है। तो पंचजन के नाम से 5 कबीले हैं जिनका जिक्र मिलता है, जिसमें एक है पुरु, युद्ध, तुर्वसु, अजु और प्रह्यु। तो यह 5 जो कबीले हैं, पुरु, युद्धु, तुर्वसु, अजु और प्रह्यु, यह 5 कबीलों का जिक्र भी क्या मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। जो कबीलों का राजा होता था उसको गोप या जनस्य गोपा कहा जाता था। तो हमने देखा जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन था, और ग्रामीण जो उनका नियोजन था वह ग्रामीण व्यवस्था होती थी, यह युद्धरत होते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, जो आर्य जो थे हमेशा युद्ध में लगे रहते थे। तो इन्होंने जब सप्त सैंधव प्रदेश में आके निवास किया, तो इन्होंने सबसे पहले जो सप्त सैंधव प्रदेश पे इन्होंने कब्जा किया था, और सप्त सैंधव प्रदेश को कब्जा करने के बाद इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, ब्रह्मर्षि देश रख दिया, क्योंकि ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना के दोआब के मध्य स्थित है। अब बाद में इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो मध्य प्रदेश वाला जो आज का इलाका उस पर इन्होंने कब्जा किया, और कुरुक्षेत्र तक इन्होंने कब्जा कर लिया लड़ाई करने के बाद, जिसका नाम इन्होंने मध्य देश के रूप में रखा। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे जो उत्तर भारत था उस पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम आर्यव्रत जो है कर दिया, आर्यव्रत, अर्थात आर्यों से उत्पत्ति हुई आर्यव्रत की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ऋग्वैदिक जो काल जीवन है उसकी प्रारंभिक समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनके भौतिक जीवन को और देखेंगे, बाकी इनका जो भी साहित्य है ऋग्वैदिक साहित्य हुआ उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।